हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं शाहू स्क्रीनिंग। एक्चुअली में जो एग्ज़ाम था 21 अप्रैल को, जो असल में हो ना सका और उसको मॉक टेस्ट घोषित कर दिया गया है फाइनली। तो उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है हम उसकी बात करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है उसमें और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, स्पेशली केमिस्ट्री का तो लेवल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या है कि हम उसको 2 बार में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये है पार्ट 1 जहाँ पे हम शुरू के 10 क्वेश्चन की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम बाकी के 10 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम 51 से लेकर 60 क्वेश्चन तक के बीच की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 मैंने समय बचाने के लिए लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस रिएक्शन की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल्स की जरूरत है। देखो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन था और ये सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई 10th में पढ़ने वाला बच्चा आसानी से इसको कर सकता है। ये इतना आसान नहीं है। ये एक्चुअली में मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं, आप लोगों ने सॉल्ट जो पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने एक मोर सॉल्ट पढ़ा है, ठीक है ना। मोर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है। क्या होता है ये? एक डबल सॉल्ट। आप लोगों को पता है डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दो अलग अलग सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइज करके और उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जब उसमें क्रिस्टलाइजेशन के समय उसमें ऐड हो जाते हैं तो ऐसे सॉल्ट्स को ही हम डबल सॉल्ट कहते हैं। तो मोर सॉल्ट जो दिया है, और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है FeSO4 NaSO4, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट और डॉट 6H2। इस पूरे को ये है हमारा मोर सॉल्ट। तो यही उसने पूछा है कि फेरस अमोनियम सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, यही कंपाउंड है फेरस अमोनियम सल्फेट के को ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात भी मालूम है। तो कितने मोल KMnO4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि इसने ये नहीं पूछा है कि, ये नहीं बताया है कि कितने मोल कौन सी चीज है, बस ये पूछा गया है कि अगर एक मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन टाइट्रेशन बेस्ड है। टाइट्रेशन, आप लोगों ने एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का नाम शायद सुना होगा, और एक होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो 11th में आप पढ़ोगे तो वहां जाके एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 11th में रेडॉक्स से। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है ये क्वेश्चन वहां से एक्चुअली उठाया गया है। तो काफी ज्यादा टफ है एक हिसाब से ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 10th वाले बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है इसको करना, लेकिन मैं समझाता हूं कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है। आप अगर ये रिएक्शन यहाँ पर गिवन हो, अगर ये रिएक्शन आपको पता हो, आगे का काम आप कर सकते हो। पूछा क्या गया है कि कितने मोल KMnO4 की जरूरत पड़ेगी। KMnO4 के मोल्स पूछे गए हैं यहाँ पे, और ये है रिएक्शन इसकी। तो देखो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट पढ़े हैं, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 9th में, तो बस उसी के ऊपर ही थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड है। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि सीधा सीधा इतनी बड़ी रिएक्शन है, देखो रिएक्शन जी काफी बड़ी है यहाँ पर। और होता क्या है यहाँ पे कि जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, पिंक और पर्पल जैसा जो कलर होता है, इस रिएक्शन के बाद इसका ये कलर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और फाइनली यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ही में स्पेशली ऐसा देखने को मिलता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट। और जब उनकी ट्रांजिशन स्टेट चेंज, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती हैं, तब उनके कलर चेंज भी होते हैं। तो यहाँ पे पर्पल कलर है और बाद में ये यहाँ पे कलरलेस बन जाएगा। पूछा क्या है कितने मोल इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो ध्यान से समझो, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करके ही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 मोल, ये यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं तो ये मोल्स ही बताते हैं, ठीक है ना। या तो ये मोल्स बताएंगे या मॉलिक्यूल बताएंगे। तो 10 मोल FAS, या जो लिखा है कि फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए कितने मोल की जरूरत है, 2 मोल की। 10 मोल अगर ये लेंगे तो ये 2 मोल लेंगे। तो 10 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए रिक्वायर्ड है 2 मोल KMnO4। ओके, पहला पॉइंट ये। 10 के लिए इतना चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए। और पूछा क्या है यहाँ पर कि 1 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 मोल तो आपको पता है, आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 2/10। 2/10 को 1/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिया है। तो 1/5 का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, लेकिन 2/10 मोल्स का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सीधा सीधा 2/10 मोल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर यही होना चाहिए, 2/10 मोल। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको ये रिएक्शन पता होगी, नंबर 1। दूसरी बात की रिएक्शन बैलेंस्ड पता होनी चाहिए। बैलेंस पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरह से बैलेंस है। यहाँ पे देखो 68
मोल H2O, तो ये रिएक्शन ही काफ़ी हैवी है। तो 51 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर यहाँ से मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब ये रिएक्शन हो पाएगी। तो 10 मोल के लिए चाहिए 2 मोल, ठीक है ना। और पूछा है 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना होगा 2/10 यानी कि 1/5 मोल। समझ रहे हो बात को। अब कुछ समझो कि 10 मोल के लिए चाहिए 2 मोल, तो यानी कि 5 के लिए चाहिए होगी 1 मोल, और 1 के लिए कितना 1/5, तो 1/5 ऑप्शन में नहीं है लेकिन 2/10 ऑप्शन में है, तो दोनों बात सेम है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा 2। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी हैवी था। देखो ऐसे एक बार समझो, ऐसे एग्जाम्स में एक ना एक सेक्शन थोड़ा हार्ड रखा ही जाता है। तो केमिस्ट्री कंपैरेटिवली काफी हार्ड है अगर देखा जाए। मैं 20 क्वेश्चंस की बात, जो स्पेशली शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं 51 से 60 तक, वो ज्यादा ही हार्ड है। आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं इसमें 61 से 70 तक, जो पार्ट 2 में आप देखने को मिलेगा, वो उतने ज्यादा हार्ड नहीं है, वो फिर भी करने लायक थे। लेकिन इसमें थोड़े से क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन हाँ करने लायक क्वेश्चन भी रखे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, ये काफी इजी है। पूछा गया है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट छांटना है एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल के बारे में एक गलत स्टेटमेंट हमको यहाँ पे छांटना है। एथेनॉल क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, C2H5OH। इसके बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट की बात की जा रही है। क्या है, तो पहला स्टेटमेंट है इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल है। आपको पता है कि ये जो है, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं वगैरह, ये जो मार्केट में शराब वगैरह बिकती है, तो इसी से बनता है C2H5OH से। अल्कोहल के काफी सारे कंपाउंड हो सकते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, काफी सारे हो सकते हैं। तो अल्कोहल सीरीज का ये सेकंड होमोलॉगस है, और ये सैनिटाइजर में भी यूज होता है और बाकी जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी यूज होता है। तो पूछा है पहला कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सॉल्युबल है। सैनिटाइजर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सैनिटाइजर अगर ये सॉल्युबल नहीं होगा। दूसरी बात, जो अल्कोहल भी होता है तो उसमें भी पानी वगैरह मिलाया ही जाता होगा, तो कहीं ना कहीं ये तो बात है कि वाटर में सॉल्युबल है ये। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा कह रहा है इट इज यूज्ड इन मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन, कह रहा है आयोडीन के टिंचर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। देखो टिंचर का मतलब क्या होता है, टिंचर बोले तो किसी भी चीज को अल्कोहल प्लस किसी भी चीज को मिला दो। अब यहां पर आयोडीन का टिंचर की बात कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल के साथ में क्या मिलाना है, आयोडीन, तो बन जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में यूज होता है। तीसरा कह रहा है इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं, अलग अलग जो टाइप की जितने भी ड्रिंक्स होती हैं, उनमें उनका ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो अल्कोहल बहुत तरह के हो सकते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, इस तरह के काफी सारे अल्कोहल पॉसिबल हैं। लेकिन जो अल्कोहलिक ड्रिंक में पीने वाली जो अल्कोहल है वो ये है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ऊपर के 3 तो ठीक है, चौथा कह रहा है एथेनॉल ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल लिबरेट्स मेथेन गैस। कह रहा है कि एथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से करवाई जाती है तो मेथेन बनता है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। असल में इस रिएक्शन में क्या होता है आपको पता होगा, ये पढ़ी है आप लोगों ने। सोडियम से इस रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा C2H5ONA, यानी कि सोडियम एथेनोएट, और साथ में यहाँ पे रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। एक ये रिएक्शन ऐसी है जहां पर अल्कोहल एक एसिड के जैसा बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जनरली जब एक्टिव मेटल के साथ में कोई एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अल्कोहल तो एसिड नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक रिएक्शन ऐसी है जहां पर अल्कोहल एक एसिड के जैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फाइनली ये होगा कि यही इसका सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर दिया है मीथेन, लेकिन मीथेन नहीं निकलती, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऊपर के 3 पॉइंट सही थे, चौथा गलत था, और हमको इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही छांटना था, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 52 में 4, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी एक करने लायक क्वेश्चन था। देखो इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का पार्ट है इसमें 14-15 क्वेश्चन ही थे जो सही से आप ठीक ठीक तरीके से कर सकते थे। बाकी 4-5 क्वेश्चन वाकई में ऐसे हैं कि काफी सारे बच्चे उसमें मैं मानता हूँ चूक गए होंगे, इतना आसान नहीं था उसको करना। कह रहा है सम ऑफ
क्वेश्चन नंबर 53 में सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने कई बार बोला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 जरूर याद करके रखो, फर्स्ट ग्रुप जरूर याद रखो, उससे काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है? हेलिना की रब से फरियाद वाला, की रब से फरियाद। और इसके साथ साथ आपको मैजिकल नंबर भी बताए हैं पीरियोडिक टेबल में, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इससे क्या मदद मिलती है? इससे आपको पहले ग्रुप के सारे के सबके एटॉमिक नंबर पता चल जाते हैं और एटॉमिक नंबर ही पूछे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का है 3, सोडियम का है 11, इसका है 19, इसका है 37, इसका होगा 55 और इसका हो जाएगा 87। जिनको नहीं आता वो समझ लें, हाइड्रोजन का तो 1 याद होगा, 2 जोड़ दोगे तो लिथियम का आ जाएगा, 8 जोड़ दोगे सोडियम का आ जाएगा, फिर 8 जोड़ोगे इसका आ जाएगा, 18 जोड़ोगे यहाँ आएगा 18, फिर यहाँ पे 32। बस आपसे पूछा गया है कि इनको सबको जोड़ दो, तो सबको ऐड कर दो, 1 + 3 + 11 + 19 + 37 + 55 + 87। तो इन सबको जोड़ जाड़ के मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 213, ठीक है ना। तो अगर 213 मेरा एडिशन सही है, अगर मैंने सही जोड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसान था, इजी था, इसको किया जा सकता था आराम से। या तो आपको पहले ग्रुप के सबके एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए, मुश्किल काम नहीं है, या फिर कम से कम आपको हाइड्रोजन का पता होने के बाद पूरा ग्रुप, कम से कम ये मैजिकल नंबर याद होना चाहिए था। तो ग्रुप नंबर 1 में ये मैजिक नंबर बिल्कुल अच्छे से काम करता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये सुना तो जरूर होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो बस इसी की जरूरत थी और ये एक आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 फिर से एक थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था लेकिन फिर भी। इसमें एटॉमिक रेडियस दी है, बेरिलियम एक एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक रेडियस दी हुई है, बेरिलियम की एटॉमिक रेडियस दी हुई है कितनी? 100 पिकोमीटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, और पूछा गया है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पूछा है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि एटम स्फेरिकल शेप में है, ये पता होना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन था, तो जिसको भी रेडियस से किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम निकालना आता होगा तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता था। तो एटम स्फेरिकल होता है। दूसरी बात, पिकोमीटर में दिया हुआ है और आंसर सारे मीटर क्यूब में है, मीटर में है, तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो ये 2 बातें थी मेन यहाँ पर। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³, यही होता है फॉर्मूला अगर रेडियस दी हुई हो, और यहाँ पर रेडियस दी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इसको अभी के अभी चेंज कर लो तुरंत, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो 100 पिकोमीटर में आपको पता होगा कि 1 पिकोमीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर, सही है नहीं सही है? तो 1 मीटर में यहाँ पे पिकोमीटर दे रखा है, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो हम उसको वहीं के वहीं चेंज कर देंगे। तो 4/3 × पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारी? आर है हमारी 100 दी है, और पिकोमीटर को चेंज करने के लिए 10⁻⁻12 करके क्यूब, सही है ना। हमने वहीं के वहीं क्वेश्चन करते समय ही हमने पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सारे आंसर सारे मीटर में है। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4/3 × 22/7 और इंटू ये यहाँ पे इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻12, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻−10 का क्यूब। और फाइनली यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 22 चौक 88, 88/21 इंटू 10⁻−30। इसको आप काटेंगे तो ये लगभग 4 बार में जाएगा, तो 4.1 इंटू 10⁻−30। तो यहाँ पर पॉइंट वाला सिस्टम नहीं दिया है, यहाँ पे सीधा दिया है 4 इंटू 10⁻−28, 4 इंटू 10⁻−30। तो यहाँ पे -30 वाला जो ऑप्शन है वो एक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तो देखा कैसे किया? तो यहाँ पे 2 बातें पता होनी चाहिए थी। पहली बात ये फॉर्मूला जो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि पिकोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 2 चीजें आती हैं और छोटी मोटी कैलकुलेशन, तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट 55। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, ये भी शायद काफी लोग ना कर पाए हों। इसको दिया है एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट एबीसी। कह रहा है कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक
कंपाउंड है और उसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट से मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना हुआ है। कह रहा है इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, ए की दी है +2 और बी की दी है +5 और सी की दी है -2। इफ द, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। पहली बात तो यह है कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए वर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज नहीं करते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड स्पेशली कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब एक बात समझो, अब इस पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरा समझना क्या तरीका है इसको करने का। ये भी थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन से ही टर्म लिया गया है, वहीं से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो आयनिक कंपाउंड, एक बात समझो, एक बात ध्यान देखना, आयनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे NaCl, जैसे KCl, ठीक है ना, जैसे Al2O3, जैसे कि MgO। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड पे जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी कंपाउंड पे जो टोटल चार्ज होता है, प्लस और माइनस का जो योग होता है वो 0 होता है। कभी भी किसी कंपाउंड पे जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो एक बात समझना, Na पे +1 चार्ज है तो Cl पे -1, तो प्लस माइनस बराबर है 0। K पे +1 है तो इस पे -1 बराबर है। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ऑक्सीजन पे -2। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? +6। ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो यानी कि -6। तो देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो 0। मैग्नीशियम पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2। तो कुल मिला के मेन बात यह है कि कभी भी किसी कंपाउंड पे जो चार्ज होता है आयनिक कंपाउंड पे वो 0 होता है। तो यहां पर जो दे रखा है आपको प्लस इसका 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 इतना, तो एक बात साफ है कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, आप सब में वैल्यू पुट, 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप वैल्यू पुट करोगे सब में बराबर बराबर ये इन तीनों चीजों की, तो टोटल वैल्यू उसकी 0 आनी चाहिए। ठीक, ये है इसका तरीका सॉल्व करने का। टोटल वैल्यू उसकी 0 होनी चाहिए। इसमें क्या, तो देखो इसमें अब या तो चारों ऑप्शन आप तैयार ट्राई करो। मेरे हिसाब से ज्यादा आसान क्या था, AB+ है BB+ है, दिख रहा है, AB+ है BB+ है, C- में है। तो C, जहां पर C की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहला ट्राई वहीं मारना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इसको ऐसे ट्राई करना चाहिए था। तो पहला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ऑप्शन ए दिया है A3B4C, ठीक, तो इसमें C सिर्फ 1 लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है A3 ब्रैकेट BC4, C के साथ में 4 लिखा है और सबसे हाई वैल्यू C की यहीं पे दिख रही है। तो मैं सीधा इसका ऑप्शन नंबर 2 ही ट्राई करूंगा, जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। पॉसिबल फॉर्मूला दिया है A3 ब्रैकेट BC4 का ट्वाइस, ठीक है। अब इसमें ये सारी वैल्यू रख के देख लो, अगर टोटल वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब यही इसका आंसर है, और बाकियों में भी रख के देख लेना, उसमें वैल्यू 0 नहीं आएगी जनरली। तो रखा जाए तो A3, ए कितनी है? +2 इंटू 3 प्लस बी की वैल्यू, अब यहां पे ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा दो, बी की वैल्यू है 5 प्लस सी की वैल्यू है -2, यानी कि -2 इंटू 4, क्योंकि सी के साथ में 4 लगा है, ब्रैकेट बंद और पूरे का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा +6, ठीक है ना, ये तो 6 ही हो जाएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पर कितना 5, और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हुआ है तो आएगा 5 माइनस 8 ब्रैकेट, तो आ जाएगा 6 प्लस -8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा -3, और -3 टू जा -6, कितना आ जाएगा? -6, तो यानी कि 6 + 6 कट जाएगा, यानी कितना 0। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर है। तो जो पहला ट्राई मेरे ख्याल से जो करना चाहिए था, उसमें यही आपको हिंट मिलेगा कि ये दोनों प्लस में है और C- में है। अब प्लस माइनस टोटल 0 होना चाहिए ना, तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, उसमें C की वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो चारों में जो C की वैल्यू सबसे हाई मुझे नजर आई, तो वो ऑप्शन नंबर 2 में आई, तो इसीलिए डायरेक्ट उसी पे ट्राई किया, क्योंकि चारों को बारी बारी से ट्राई करोगे समय ज्यादा निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा था, आप कर भी सकते थे, चाहते तो छोड़ भी सकते थे, कोई बुराई नहीं है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक डिफिकल्ट लेवल का था, क्योंकि 10 तक में रेडॉक्स रिएक्शन जो पढ़ाई जाती है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह नहीं पढ़ाते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 10 तक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते भी हैं रेडॉक्स में, तो बहुत थोड़ा ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बताया जाता। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आउट ऑफ द लेवल मान सकते हैं इसको। 55 का 2। ओके,
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। ये एक आसान क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन था। इसमें असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, ठीक है ना, यही हमें पहचानना है। असर्शन कह रहा है एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विद NaOH फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर। कह रहा है एसिटिक एसिड यानी कि CH3 COOH CH3 COOH रिएक्शन जब करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बनाता है सोडियम एसिटेट यानी कि COONA प्लस वाटर यानी कि H2O। यह है असर्शन, ठीक। और दूसरा कह रहा है एसिड रिएक्ट विद बेस। कह रहा है कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यही आगे आप समझ ही गए होंगे कि दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है और इसका सही एक्सप्लेनेशन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। तो पहले देखो क्या जो असर्शन है वो सही है। एसिडिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, और इस रिएक्शन में एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसमें बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल सही है, ये सॉल्ट और ये वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रीजन दिया है, कह रहा है कि एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो मेरे ख्याल से तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, क्या दिक्कत है भाई। रिएक्शन भी एसिड बेस की दी है और जो यहाँ पे रीजन लिखा है वो भी यही लिखा है एसिड और बेस की रिएक्शन का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन ए भी सही है और आर दोनों यानी कि रीजन भी इसका करेक्ट है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी ठीक है। तो दोनों में कोई गड़बड़ मुझे तो नहीं दिख रही। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा 1। देखो फाइनल आंसर की आने के बाद जब वो आंसर की देंगे तब एक अलग बात है, हो सकता है वो कुछ इसमें चेंजेस कर दें, बट मेरे हिसाब से जो आंसर होने चाहिए मैं वो आपको समझा दे रहा हूं। तो 56 एक आसान क्वेश्चन था, करने लायक था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाने के बारे में पूछा गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा एक जगह पे थोड़ा ट्रिकी है ये। मैं पहले सारी रिएक्शन लिख देता हूं। पहली रिएक्शन है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। दूसरा बोल रहा है CaCO3 बनेगा CaO प्लस CO2। तीसरा बोल रहा है 2PbNO3 का ट्वाइस आगे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस करके दी है लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। HCl गैस आयोनाइज कर दिया H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो जहां तक मुझे याद है ये केमिकल रिएक्शन का जो एक दिन चैप्टर एक क्लास ली थी उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी ये सब बातें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि रिएक्टेंट एक होता है और बाकी आगे जाके प्रोडक्ट बदल जाते हैं, ठीक है ना। पहली रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन है, दो चीजें मिलकर एक बना रही हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। डिकम्पोजिशन पढ़ाते समय मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये इस वाले डिकम्पोजिशन का तो मुझे याद है कि मैंने एग्जांपल भी दिया था। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया होगा तो फिर इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सही है। ये रिएक्शन भी बहुत फेमस है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट को गर्म करा जाएगा तो फिर इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। प्रॉब्लम आ रही है फोर्थ में। देखने में तो लग रहा है कि ये भी डिकम्पोजिशन है। HCl यानी कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट लेकिन ज्यादा है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन नहीं है। आप लोगों ने एसिड बेस में पढ़ा होगा, जो हम एसिड बेस पढ़ते हैं तो डिसोसिएशन पढ़ते हैं। आपको पता है ना, एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव देता है। ये बिल्कुल वही है, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H पॉजिटिव देता है। अरे बस में तो आई थिंक ये डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक डिसोसिएशन है, ठीक है ना। किसी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव में टूटना डिसोसिएशन होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता। ये कोई कंपाउंड है क्या भाई? इन दोनों में तो डिकम्पोजिशन के बाद कंपाउंड बने हैं। ये आप H प्लस को कंपाउंड मानते हो? है ही नहीं। Cl नेगेटिव ये कंपाउंड थोड़ी है, कंपाउंड तो ये है। ये तो डिसोशिएट हुआ, अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो गया। जैसे वही मान लो NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। तो क्या Na प्लस और Cl माइनस कंपाउंड है? ये कंपाउंड नहीं है, ये आयंस है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सेकंड और थर्ड।
तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है इसके अंदर? तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 2, 57 का ऑप्शन नंबर 2 जो है उसी के अंदर दे रखा है 57 ऑप्शन नंबर 2 सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो पहले वाले में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कंफ्यूजन रहा होगा, लोग कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते थे, यहाँ पर। तो याद रखना डिसोसिएशन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपाउंड नहीं बन रहा है ना, आयंस बन रहे हैं, वो अपना डिसोसिएट हो रहा है केवल। आयंस थोड़ी, आयंस कंपाउंड नहीं होते ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 भी मजेदार क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा है, एलिमेंट दिया है Re, ठीक है, और पूछा है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है और ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। अब ये एलिमेंट नया है लोगों के लिए, लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जनरली एस और पी ब्लॉक ही पढ़ते हैं और 10th तक के सिलेबस में एस और पी ब्लॉक ही देखने को मिलता भी है। डी ब्लॉक 11th 12th में ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना, 11th में ही डी ब्लॉक पढ़ने को मिलता है, डी और एफ ब्लॉक। तो आर ही पूछ लिया, अब ना तो एटॉमिक नंबर पता है ना पता है कौन सा एलिमेंट है, तो फिर जाहिर सी बात है मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन को भी मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा। अब क्या होता है कि हम लोग जब याद भी करते हैं पीरियोडिक टेबल तो एस और पी ब्लॉक ही पढ़ते हैं ज्यादातर, डी ब्लॉक जनरली नहीं पढ़ते, क्योंकि डी ब्लॉक 10 तक में तो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो एलिमेंट है असल में ये है रेनियम, ठीक है ना, रेनियम सिंबल है आर ई, और एटॉमिक नंबर आई थिंक इसका है 75। एटॉमिक नंबर पहचानने के बाद आगे का काम आप कर सकते हो, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर मिलने के बाद आप इसका ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा काफी सारे लोगों के लिए। तो इसके अगर ग्रुप और पीरियड की बात की जाए तो जब आप इसको करोगे तो आएगा लगभग सब निकालने के बाद 7th ग्रुप आएगा इसका, 7th ग्रुप का एलिमेंट है, और पीरियड इसका आएगा 6th, ठीक है ना, 6th पीरियड में 75 वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेंथेनाइट जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट होते हैं, इनका ग्रुप 3 होता है और पीरियड इनका 6 होता है, ठीक है ना। तो 71 वाला ग्रुप 3 में है तो 72 ग्रुप 4, 73, 74 इस तरह से बढ़ के तब जाके आई थिंक इसका एटॉमिक नंबर 75 या 76 है, आप लोग एक बार चेक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये एलिमेंट होगा 8th ग्रुप, नहीं सॉरी 7th ग्रुप और 6th पीरियड। तो ऐसा ऑप्शन इसका दिया हुआ है 58 में ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, आप इसको चेक कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में जाके, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो मोस्टली लोग शायद ना करते हो, क्योंकि डी ब्लॉक जनरली लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है ना। एस और पी ब्लॉक में से ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या अगर ये क्वेश्चन एटॉमिक नंबर देके पूछा जाता तो एक बार को चांसेस थे कि इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 भी एक चौंकाने वाला क्वेश्चन था, मतलब इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीज है जो शायद लोगों ने ना पढ़ी हो। 59 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। पूछा है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड के बारे में पूछा है, इनमें से किस स्पीशीज में जो बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल है। ऑप्शन क्या लिखे हैं बता दे रहा हूं, NCl3, ऑप्शन 2 दिया है RbCl, ऑप्शन 3 दिया है BeCl2, और ऑप्शन 4 दिया है PCl3, ठीक है। अब इसमें लोगों को बड़ी परेशानी हुई होगी। देखो आप लोगों ने 2 तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक और कोवलेंट, ठीक है ना, यहां तक की बात ठीक है। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा होता कौन सा कोवलेंट है कौन सा आयनिक है तो दिक्कत नहीं होती। अब एक बात समझो, इसमें आगे एक चीज और जोड़ लो, आयनिक जो होते हैं ना, जो कोवलेंट होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। अभी डायरेक्शनल और ये नॉन डायरेक्शनल क्या है ये बाद में कभी पढ़ेंगे। ये डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक कंपाउंड होते हैं नॉन डायरेक्शनल। अभी इतना समझते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर इसका हो सकता है। NCl तो पूरी तरह से कोवलेंट है, दोनों नॉन मेटल है। BeCl2 में बेरिलियम जो है वो एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो आयनिक है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से कोवलेंट या पूरी तरह से आयनिक नहीं है। किसी भी कंपाउंड में आयनिक और कोवलेंट दोनों कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन जिसमें जो कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है मान लो, तो हम मानेंगे कि आयनिक है, और अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि ये कोवलेंट है। तो ये इसकी तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। BeCl2 इसके अंदर भी आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं है, इसके अंदर भी कोवलेंट कैरेक्टर ठीक ठाक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
जो कंपाउंड आयनिक है वही नॉन डायरेक्शनल है, याद रखना, जो पूरी तरह से आयनिक है वही नॉन डायरेक्शनल माना जाएगा। BCl3 में बोरॉन, बोरॉन आपको पता है कि एक नॉन मेटोलाइड है, तो मेटोलाइड है, लेकिन बोरॉन भी क्लोरीन के साथ में जो बॉन्ड बनाएगा तो इसमें भी आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं है। RB रुबिडियम, रुबिडियम आपको पता है जो पहला ग्रुप है हेलिना की रब से फरियाद वाला, तो रुबिडियम यहाँ आता है। रुबिडियम एक बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और रुबिडियम के साथ क्लोरीन, तो बताओ मुझे NaCl जो है ये आयनिक है कि नहीं है? बहुत ज्यादा हाईली आयनिक है। तो RbCl तो इससे भी ज्यादा आयनिक है, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर इससे भी ज्यादा पाया जाएगा। तो यही यहाँ पर आंसर है, यानी कि यही यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल है, बाकी सब में डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल याद रखना, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो डायरेक्शनल होते हैं, जो आयनिक है वो जनरली नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा था, मैंने बताया ना कि शुरू के 10 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुश्किल रहे होंगे करने लोगों को। बात करते हैं अपने पार्ट 1 के आखिरी क्वेश्चन की, वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट दिए हैं E, F, G, H, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी है। कितनी दी है? इसकी दी है 2.5, इसकी दी है 0.9, इसकी दी है 3.0, इसकी दी है 1.8। इसके बाद पूछा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद पूछा है द पोजीशन ऑफ एलिमेंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कह रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम जब जाएंगे, यानी कि वही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर इनकी पोजीशन क्या है, कौन सा पहले पड़ेगा कौन सा बाद में आएगा, यही पूछ रहा है। अब एक बात समझो, आपको पता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, जो लेक्चर नंबर 1 जो पीरियोडिक टेबल का गया था, लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताई थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने पीरियोडिक ट्रेंड की बात की थी। तो लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे कम होता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेकेंड पीरियड में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है, इधर बोरॉन है, इधर बेरिलियम है, इधर लिथियम है, इस तरह से। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो राइट में होगा, उससे कम इधर, फिर कम, फिर कम, जो सबसे कम होगा वो सबसे पहले होगा। इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी दिख रही है? फ्लोरीन की। सॉरी, फ्लोरीन नहीं है, ये F का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, ये एलिमेंट का नाम उसने अपने मन से दिया है EFGH। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी होनी चाहिए, F की। ठीक, F के बाद में दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरा कम कौन सा है? H। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद कौन आएगा? E, और इसके बाद लास्ट में आएगा G। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन इस तरह की होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम उसको यहाँ पर, उससे ज्यादा वाले को यहाँ पर, उससे ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे लास्ट में। तो सबसे ज्यादा कौन है? G, इसको यहाँ रख दिया इस तरह से। अब देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है FHEG। तो ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए, मैंने 59 का ऑप्शन नहीं लिखा है, 59 का हो जाएगा 4, और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नहीं 59 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर दिया है। शुरू के 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। पेपर अभी मैं अगर इसमें खींचूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी 10 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। और पेपर की बात किया जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, मतलब अभी तक के शाहू के जितने भी एग्जाम जो 3-4 प्रीवियस ईयर के मैंने देखे हैं, उसमें केमिस्ट्री का लेवल इतना तो मतलब हाई नहीं था। हाँ, लेकिन करने वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें, लगभग 14-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है ना, जिनको किया जा सकता था, और बाकी के 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको शायद करने में सभी को प्रॉब्लम रही होगी, तो उसमें आप अकेले नहीं हैं, तो परेशान मत होइए। इसी के साथ लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।